जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट स्कूल में। दोस्तों आज की हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का होम साइंस का जितना भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी बनता है। इससे पहले हमने जो है होम साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट सब लगभग 500 क्वेश्चन हमने करा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप जाकर के चैनल से जो है प्लेलिस्ट आप जाकर के देख सकते हैं, और नहीं तो फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर के वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, टोटल हमने 10 वीडियो में 500 क्वेश्चन को कवर कराया है, 50-50 क्वेश्चन करके। ठीक है, बहुत ही आसानी से हमने कवर किया था। उसी तरह से अब हम लोग जो है होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज अगर देखा जाए, यह आपका सीरीज 1 है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज जो चलेगा ये लगभग आपको 100-150 के क्वेश्चन आपको एक करीब याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 100-150 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं टोटली बता रहे हैं इसका। हालांकि देखा जाए सीरीज जो है हम 20-20 सब्जेक्टिव करके दिया जाएगा आपको। ठीक है, 20 सब्जेक्टिव करके क्वेश्चन आपको शॉर्ट में दिया जाएगा। ठीक है, और हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट का, और फिर लॉन्ग का जो है लगभग 30-40 ऐसे कुछ कर लेंगे। ठीक है तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आज शुरू करते हैं। क्या है? बल बनाना किसे कहते हैं? बालक किस आयु में यह क्रिया आरंभ करता है? बल बनाना किसे कहते हैं? बालक किस आयु में यह क्रिया आरंभ करता है ना। देखिए, बल बनाना क्या होता है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बालक क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बालक ध्वनि उत्पन्न करता है, इसे ही बल बनाना कहते हैं। ठीक है, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए बालक जो है जो ध्वनियाँ उत्पन्न करता है ना, जैसे कि हो गया कुछ शब्द बोलता है, माँ माँ, डा डा, दा दा, कुछ सार्थक शब्द बोलते हैं, कुछ सार्थक शब्द उत्पन्न करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? बल बनाना कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया 10 मास की आयु में बच्चा आरंभ करता है, मतलब 10 मास की आयु में जो है बच्चा यह कार्य आरंभ कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान की शिक्षा से क्या लाभ है? मतलब गृह विज्ञान की अगर हमें शिक्षा ले ली है हमने, ठीक है, गृह विज्ञान की शिक्षा अगर हमें मिल रही है या गृह विज्ञान की शिक्षा हम पा रहे हैं तो उससे क्या लाभ मिलेगा? क्यों हम गृह विज्ञान की शिक्षा लेना चाहते हैं? देखिए, गृह विज्ञान की शिक्षा से हमें कई चीज़ों को उपयोग करने की कला सिखाता है। मतलब गृह विज्ञान की शिक्षा में चीज़ों को उपयोग करने की, सही तौर पे उपयोग तो करना हर एक आदमी ऐसे भी सीख सकता है, लेकिन उसको सही तरह से मैनेजमेंट के साथ कैसे उपयोग किया जा सकता है वो हमें गृह विज्ञान सिखाता है, जिससे चारों ओर एक संपूर्ण सुव्यवस्था, सुंदरता और आनंदमयी वातावरण निर्माण में सहायता मिलती है। मतलब चारों तरफ जो है सुव्यवस्था, मतलब अच्छी व्यवस्था, और सुंदरता, आनंदमयी मतलब आनंदमय बना करके वातावरण का निर्माण करती है, ऐसे वातावरण को। ठीक है, साथ ही ये घर को देखभाल से संबंधित वैज्ञानिक जानकारियां भी प्रदान करती है, इसलिए हमें गृह विज्ञान की शिक्षा लेना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान का महत्व बताइए। क्वेश्चन क्या है? गृह विज्ञान का महत्व बताइए, मतलब गृह विज्ञान का क्या महत्व है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ गया, गृह विज्ञान का क्या महत्व है ना। अभी हमने देखा कि शिक्षा क्यों लेनी चाहिए, है ना, शिक्षा क्यों लेनी चाहिए। अब गृह विज्ञान का क्या महत्व है। देखिए, गृह विज्ञान का क्या महत्व है, इसका अगर बात करें तो गृह विज्ञान का महत्व देखिए हम लोग निम्नलिखित टॉपिक के आधार पर समझेंगे कि इसका महत्व आखिर क्यों है, क्यों आखिर इसको इतना महत्ता दिया जाता है। ठीक है, देखिए, गृह विज्ञान का महत्व है, घर से संबंधित कार्यों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है गृह विज्ञान से। बच्चों व पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की जानकारी भी हमें इन्हें गृह विज्ञान से ही मिलती है। सिलाई हो गया गृह विज्ञान, यानी घर से संबंधित विज्ञान, या गृह वाटिका आदि की जानकारी प्राप्त हमें गृह विज्ञान से होती है, तो यह महत्व है गृह विज्ञान का। ठीक है, अगला है, गृह विज्ञान से आप क्या समझते हैं। मतलब अब ये अलग क्वेश्चन हो गया, गृह विज्ञान क्या है ना, गृह विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं। देखिए, ऐसी योजना जिसमें परिवार के सभी साधनों का उपयोग परिवार के सदस्यों की संतुष्टि और अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। मतलब एक योजना है। गृह प्रबंध क्या है? प्रबंध पूछ रहा है, गृह विज्ञान नहीं, गृह प्रबंध है ना। प्रबंध क्या है? ऐसी योजना, गृह प्रबंध एक योजना है, प्रबंध करना यानी योजना करना। ठीक है, ऐसी योजना जिसमें परिवार के सभी साधनों का उपयोग परिवार के सदस्यों की संतुष्टि के लिए और अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है, गृह प्रबंध कहलाता है। मतलब अधिकतम लाभ हो सके उस सामग्री का, उस साधन का, इसके लिए जो है जिस योजना को बनाया जाता है, जिस योजना का प्रयोग किया जाता है, उसे ही गृह प्रबंध कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थात गृह प्रबंध क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया भी है। गृह प्रबंध क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया, मतलब ये मानसिक तौर पे ज्यादातर लाभदायक होते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया भी मानी जाती है गृह प्रबंध को। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? देखिए, ये जो है, ये जो ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, या फिर इसी को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, वे ग्रंथि जो हार्मोन्स और कुछ
शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। वे ग्रंथि जो कुछ शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है, हार्मोन और कुछ शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करती है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। ये क्या है, तो ये मस्तिष्क के निचले भाग में एक मटर के आकार का उत्तक होता है। मस्तिष्क का निचला भाग होता है ना मस्तिष्क का, ये अगर हमने मान लिया ये आपका मस्तिष्क है, ठीक है, ये मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क के निचले भाग में जो है ना, ये निचले भाग में एकदम छोटा सा जो है मटर जैसा, छोटा सा मटर जैसा जो है आकार का एक उत्तक होता है, जिसे हम लोग पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है, अभी आपने देखा, हार्मोन्स और कुछ शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का ये कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो गया आपको, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपने देख रहा है, जैसे ये देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें चिकन पॉक्स, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स। देखिए चेचक वायु के माध्यम से होने वाला एक रोग है। चिकन पॉक्स क्या है, चेचक वायु के माध्यम से, मतलब ये चेचक जो है, चिकन पॉक्स यानी चेचक, ये क्या है, वायु के माध्यम से होने वाला एक ऐसा रोग है, एक रोग, ठीक है। चेचक से मानव जाति को मुक्त कराने का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। मतलब चेचक जो हो गया ना, चेचक ऐसी बीमारी है, इसमें फुंसा फुंसी एकदम फोड़ा फोड़ा जो है, ये व्यक्तियों के चिक थी हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, स्किन पे हो जाता है ना। तो एडवर्ड जेनर ने इसका जो है क्या किया, मतलब चेचक बीमारी को मुक्त कराने का, यानी चेचक बीमारी को से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसको समाप्त करने का कार्य जो है किसको जाता है, किसका आ जाता है, एडवर्ड जेनर को जाता है। क्यों, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने चेचक की बीमारी का जो है इलाज निकाला, चेचक का उपचार निकाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कान क्या है यानी ईयर क्या है ना, कान क्या है यानी इनर, ईयर क्या है, ईयर यानी कान क्या है। देखिए मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक कान है। 5 ज्ञानेंद्रियां मतलब समझ रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं मनुष्य का, 5, ठीक है, जो ध्वनि का पता लगाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है, नाक कान, है ना, नाक कान हो गया, जीभ हो गया, दांत, नाक कान जीभ हो गया, ठीक है, और एक हो गया उन्हीं 5 में से एक कान है जो ध्वनि का पता लगाता है। इतना ही नहीं बल्कि शरीर के संतुलन और स्थिति के बोध में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। शरीर के स्थिति व संतुलन के बोध में भी कान का अत्यधिक भूमिका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय क्या है। क्या क्वेश्चन है, गर्भाशय क्या है। देखिए गर्भाशय को इंग्लिश में हम लोग यूट्रस भी कहते हैं। गर्भाशय क्या है, स्त्री जननांग है। इसका वजन लगभग 35 ग्राम तथा इसकी आकृति नाशपाती के आकार जैसी होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, नाशपाती के आकार की जैसी होती है। यह क्या है, एक स्त्री जननांग है। इसका लगभग अगर वजन देखा जाए 35 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में बच्चेदानी भी कहा जाता है। यह गर्भधारण करने और पालन करने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म, रजोधर्म या महावारी। महावारी क्या है, महावारी अलग चीज होता है। ठीक है, महावारी क्या है, स्त्रियों में प्रतिमाह योनि से होने वाला लाल रंग के स्राव को मासिक धर्म या रजोधर्म या महावारी कहते हैं। अर्थात यह महिलाओं में 28 दिन का चक्र होता है, जिसे मासिक चक्र भी कहते हैं। यह लगभग 12 से 50 वर्ष की आयु तक होते रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको मतलब इससे बाहर जितना भी आपको बताएंगे ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से है अब आपका, जीभ क्या है। अभी हमने देखा था कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें से एक जीभ है। उनमें से एक किसका स्थान है, जीभ भी एक 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। ठीक है, देखिए जीभ यानी टंग, मुख के तल पर एक पेशी होती है। सही बात है, मुख के तल पर एक मांसपेशी यानी पेशी होती है जो भोजन को चबाने और निगलने में आसान बनाती है, जीभ कहलाता है। बस सिंपल सा, इतना आसान डेफिनेशन आपको किताब में मिलेगा ही नहीं कहीं, नहीं तो आप खोज लीजिएगा। ठीक है, मुख के तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाने और निगलने में आसान बनाती है, जीभ कहलाता है। इसे स्वाद अनुभव का प्राथमिक अंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वाद को अनुभव करने का प्राथमिक अंग क्या है, जीभ ही है, इसके अलावा कोई और तो है नहीं। जो स्वर नियंत्रित में भी सहायक होती है। हालांकि देखिए स्वाद को अनुभव करने का दूसरा है नाक, है ना, श्वास के द्वारा, लेकिन इसको प्राथमिक अंग यही है। ठीक है, श्वास को अनुभव करने का, स्वाद को अनुभव करने का, और ये जो है स्वर तंत्रिका में भी सहायक होता है। सही बात है, जीभ अगर आप बंद रखिएगा तो देखिए बहुत सारे वर्ड को नहीं बोल पाइएगा आप। ठीक है, तो स्वर तंत्रिका में भी ये सहायक होता है, उच्चारण में भी ये सहायक होता है, वर्णों के उच्चारण में भी। बाल्यावस्था के विभिन्न रोगों के नाम लिखे, मतलब बाल्यावस्था में होने वाले विभिन्न रोग आपको बताना है। देखिए बाल्यावस्था में काफी सारा रोग होता है, उनमें से कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार हैं। अतिसार हो गया, खसरा, हैजा, गलसुआ, सर्दी जुकाम, न्यूमोनिया,
कान दर्द, आंख दुखना, गोल कृमि, ये सारा रोग जो ऐसा है जो बाल्यावस्था में अक्सर होते रहता है। ठीक है, मतलब ये प्रमुख रूप से, ऐसा नहीं कि सभी को होता है, ये प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है निमोनिया। निमोनिया को इंग्लिश में देखिए इसी तरह से लिखते हैं, PNEUMONIA। ठीक है, PNEUMONIA, लेकिन ये याद रखिएगा पिनोमोनिया है ना, इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि ये निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा, PHSY है ना, साइकोलॉजी PHSY ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ के इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है, उसी तरह से निमोनिया को निमोनिया नहीं पढ़ के निमोनिया खाली पढ़ते हैं। निमोनिया क्या है, बैक्टीरिया, वायरस या कवक के कारण होने वाला फेफड़ों का संक्रमण है। निमोनिया क्या है, निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस या कवक के कारण होने वाला फेफड़ों का संक्रमण है। यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। क्या है ये, यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो छींक या खांसी से निकलने वाले वायु जनित बूंदों से लोगों में फैल सकती है। मतलब यह जो है निमोनिया, ये एक संक्रमण रोग है। क्या है, फेफड़ों का संक्रमण रोग है। यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो छींक या खांसी से जो निकलने वाला छोटा छोटा वायु रहित बूंद होता है ना, बूंद में वायु में छोटा छोटा, मतलब छींकते हैं तो उसमें बूंद आता है कि नहीं, है ना, तो उससे जो है ये लोगों में फैल सकती है, बहुत ही आसानी से फैल सकती है। ठीक है, तो निमोनिया बड़ा ही संक्रामक और खतरनाक रोग है। अगला क्वेश्चन है विकलांगता क्या है। विकलांगता क्या है, देखिए विकलांगता क्या है, जो किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक तौर पर सामान्य जिंदगी जीने अथवा अपनी जीविका कमाने से रोकती है, उसे विकलांगता कहते हैं। समझ में नहीं आया, देखिए किसी भी व्यक्ति को शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे सामान्य जिंदगी जीने का मतलब कि वो व्यक्ति जो है हर अंग से सही है, साथ साथ मानसिक हालत उस व्यक्ति की सही है, मतलब वो व्यक्ति विकलांग नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति में शारीरिक या मानसिक तौर पर उसमें जो है जिंदगी को सामान्य तौर पे जीने की क्षमता नहीं है, तो उसे ही हम लोग विकलांगता कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक तौर पर सामान्य जिंदगी जीने अथवा अपनी जीविका कमाने से रोकती है जो चीज़, उसी को विकलांगता कहते हैं, या वही विकलांगता कहलाता है। क्लियर हो गया। वैसे भी छोटा छोटा हमने डेफिनेशन लिखा है ताकि आपको बहुत ही आसानी से याद भी रह सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि तीक्ष्ण अतिसार एवं दीर्घकालीन अतिसार क्या है। देखिए अतिसार सबसे पहले हम लोग देखते हैं अतिसार क्या होता है। देखिए अतिसार क्या है, अतिसार को डायरिया रोग भी कहते हैं, अतिसार रोग या डायरिया रोग। ठीक है, इस अतिसार या डायरिया रोग में होता क्या है, तो इसमें बार बार मल यानी हग्गु त्याग करना पड़ता है। ठीक है, इसमें बार बार जो है मल हग्गु त्याग करना पड़ता है, या मल बहुत पतले होते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अतिसार कहते हैं। ठीक है, जिसमें मल अधिक बार त्याग करना पड़े और या फिर मल जो है बहुत पतला हो, उसी को हम लोग अतिसार कहते हैं। अब ये अतिसार जो है दो तरह से होता है, एक होता है तीक्ष्ण अतिसार और एक होता है दीर्घकालीन अतिसार। ठीक है, तीक्ष्ण अतिसार और दीर्घकालीन अतिसार में क्या अंतर है, देखिए तीक्ष्ण अतिसार जो होता है यह थोड़े समय के लिए ही होता है। तीक्ष्ण मतलब कुछ क्षण, ठीक है, थोड़े समय के लिए ही होता है, पर बहुत ही गंभीर रूप से होता है। मतलब ये कम से कम दो दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, 24 से 48 घंटे के लिए होता है, लगभग 2 से 3 दिन के अंतर्गत रहता है तीक्ष्ण अतिसार। और ये थोड़े समय के लिए ही होता है लेकिन बहुत ही गंभीर होता है, 24 से 48 घंटे के लिए होता है, बहुत ही गंभीर होता है। लेकिन जबकि अगर देखा जाए दीर्घकालीन अतिसार की बात किया जाए तो यह अधिक समय तक रहता है, काफ़ी लंबे समय तक यह रहता है। ठीक है, अगला अंतर देखिए, अगला अंतर है कि यह गले सड़े या बासी भोजन के सेवन से होता है। मतलब तीक्ष्ण अतिसार रोग जो है वो गले सड़े या बासी भोजन के सेवन से होता है, जबकि अगर हम बात करें कि हाँ क्या बात करें, हाँ दीर्घकालीन अतिसार है ना, जबकि हम दीर्घकालीन अतिसार की बात करें, तीक्ष्ण अतिसार क्या होता है, गले सड़े या फिर बासी भोजन को खाने से होता है। लेकिन अगर हम देखा जाए दीर्घकालीन अतिसार तो यह किसी रोगी की बीमारी से आंतों की अवशोषण शक्ति कमजोर होने के कारण होती है। मतलब किसी व्यक्ति का अगर मान लीजिए पहले से वो व्यक्ति जो है रोगी है, ठीक है, और उस रोगी के कारण उसमें जो है खाना पीना पाचन की शक्ति उसमें नहीं है, यानी आंत की अवशोषण शक्ति कमजोर हो गई है, तो इस सिचुएशन में उसे जो है अतिसार यानी दीर्घकालीन अतिसार होने की संभावनाएं बनी रहती है, और दीर्घकालीन अतिसार ही होता है उसको। ठीक है, बहुत काफ़ी लंबे समय तक ये चलता है। और अगर देखा जाए तीक्ष्ण अतिसार में और क्या होता है, तो तीक्ष्ण अतिसार में रोगी को ज्वर यानी बुखार, पेट दर्द और पतले दस्त आते हैं। ठीक है,
ज्वर होता है यानी बुखार होता है, पेट दर्द और पतले दस्त आते हैं। लेकिन यही अगर देखा जाए दीर्घकालीन अतिसार में, इसमें रोगी को मल के साथ रक्त भी आते हैं, मल के साथ खून भी निकलता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका कि तीक्ष्ण अतिसार, दीर्घकालीन अतिसार और अतिसार क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, डिप्थीरिया रोग क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, डिप्थीरिया रोग क्या होता है। देखिए डिप्थीरिया रोग जो है अत्यंत भयानक संक्रामक रोग है। क्या है, डिप्थीरिया एक अत्यंत भयानक और संक्रमण रोग है। संक्रमण मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाना, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर फैल गया तो उसी को बोलेंगे संक्रमण रोग। तो डिप्थीरिया भी जो रोग है वो क्या, एक संक्रमण रोग है। जैसे हाल फिलहाल में कोरोना आया था, है ना, तो कोरोना भी क्या था, एक संक्रमण रोग था। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत बड़ा तेजी से फैलता था। उसी तरह से डिप्थीरिया भी जो है अत्यंत ही भयानक है और संक्रमण रोग है। जो क्या होता है, तो जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में प्रवेश कर गले में पनपते हैं। मतलब यह जीवाणु जो है अगर शरीर में प्रवेश कर गया तो ये कहाँ पनपेगा, गला में पनपता है। कहाँ पनपेगा, यह गला में पनपता है। ठीक है, और यानी आप देखते होंगे कि गला जो है पूरा खसखसाने लगता है, खराश आने लगता है गले में। ठीक है, तो यही जीवाणु के कारण होता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में प्रवेश कर गले में पनपते हैं, जिससे गले में खराश, निगलते वक्त किसी भोजन वगैरह को निगलते वक्त, पानी को पी रहे हैं उस समय निगलते वक्त, किसी खाद्य पदार्थ को खा रहे हैं निगलते वक्त जो है वहाँ गले में दर्द देता है, आदि समस्याएं होती हैं, जिस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, गला घोंटू रोग भी कहा जाता है। डिप्थीरिया रोग को कौन सा रोग के नाम से जाना जाता है, गला घोंटू के रोग के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोलियो। सिर्फ पोलियो नहीं पूछना है आपसे, पोलियो ओपीवी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी पूरा नाम है ओपीवी का ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी ये पोलियो का एक वैक्सीन है। जैसे कोरोना का वैक्सीन था कि नहीं, कोरोना को मतलब खत्म करने के लिए, कोरोना क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता पाने के लिए, उसी तरह से पोलियो का प्रतिरोधक क्षमता पाने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है, ओपीवी। एक पोलियो टीका है, यह क्या है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन एक पोलियो टीका है जो पोलियो तथा लकवा की रोकथाम के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। मतलब पोलियो ना हो, लकवा ना हो, इसके रोकथाम के लिए विश्व भर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, ओरल पोलियो वैक्सीन का यानी पोलियो का। ठीक है, ओपीवी के एक खुराक में, मतलब ओपीवी का जो एक खुराक होता है, एक व्यक्ति के लिए जो खुराक रहता है, ये लगभग अगर देखा जाए 10 से 106 तक माध्यिका अणु होते हैं। मतलब ओपीवी के एक खुराक में कितने माध्यिका अणु होते हैं, 10 से 106 तक माध्यिका अणु होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है ज्वर यानी बुखार। हम लोग बोलते हैं ना बुखार नॉर्मली बहुत ही है, तो ज्वर यानी कि बुखार या फिर फीवर क्या होता है। देखिए किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान, जब किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, मतलब सामान्य तापमान कितना होना चाहिए व्यक्ति का, तो सामान्य तापमान हो गया यानी जैसे देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस किसी व्यक्ति का सामान्य तापमान है, और उससे अगर अधिक हो गया, व्यक्ति के सामान्य तापमान से अधिक हो जाना, किसी व्यक्ति के शरीर का सामान्य ताप से अधिक होना ज्वर या बुखार कहलाता है या फीवर कहलाता है। तो ऐसी स्थिति को ही ज्वर या बुखार कहते हैं। अर्थात शरीर के औसत ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस का कुछ बढ़ना ही क्या कहलाता है, ज्वर या बुखार कहलाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी दांत व अस्थायी दांत में अंतर बताइए। अस्थायी दांत और अस्थायी दांत में अंतर बताइए, मतलब अस्थायी दांत और अस्थायी दांत क्या होता है। देखिए अस्थायी दांत, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत यानी अस्थायी और अस्थायी। देखिए अस्थायी और अस्थायी, अस्थायी क्या होता है, मतलब जो दूध का दांत होता है उसे ही अस्थायी दांत कहते हैं। यह दांत पहले निकलते हैं जिसकी संख्या टोटल 20 होती है, मतलब अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। लेकिन अस्थायी दांत अस्थायी दांत के नष्ट होने के बाद निकलता है जिसकी संख्या 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। अस्थायी दांत की संख्या 32 होती है, लेकिन अस्थायी दांत की संख्या केवल 20 होती है। ठीक है, अस्थायी दांत ये बालक में 6 महीने, है ना, बालक में 6 महीने से निकलना प्रारंभ होते हैं। यह बालक में 6 महीने से निकलना प्रारंभ होते हैं, जबकि ये 6 वर्ष से 25 वर्ष तक निकलते रहते हैं। जबकि ये 6 वर्ष से 25 वर्ष तक निकलते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अस्थायी दांत और अस्थायी दांत में अंतर। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। चलिए तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चाहें तो आप किसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और दोनों का नोट्स बनाइए आप।
तो 18 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किया। अगला वीडियो आएगा उसमें भी हम लोग 20-20 क्वेश्चन करके करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन अभी खैर कौन अभी करता है, ठीक है। अगला तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।